हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे व आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज़ में जिसका नाम है 15 मिनट हिस्ट्री शो बाय हरी सर। और आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ और घटनाओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो सीरीज़ है ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू फॉर्म में इसलिए चलाई जा रही है जिससे कि जो भी स्टूडेंट अभी इस चैनल पे नए हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्नों की अधिक डिमांड मॉडर्न हिस्ट्री में रहती है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर सकें। तो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं और आज हम इस सीरीज़ में आगे चलेंगे। ये हमारा है लेक्चर 7। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप बिल्कुल नए हैं और आपको नहीं पता कि तैयारी कैसे शुरू करनी है, सिलेबस क्या है, कैसे आंसर राइटिंग होती है, कैसे आपको कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे आप कम समय में अच्छे से सिलेबस तैयार कर सकते हैं, तो इस सभी के लिए हमारा एक बैच आ रहा है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये बैच हमारा शुरू हो रहा है 8 जून से। तो 8 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी टीम के साथ, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ अपनी तैयारी को शुरू करें तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच की शुरुआत हो रही है 8 जून से। इसकी जो फीस है, हमारे 2 तरह के प्लान हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा एक नंबर है 9289996921, उस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि गोल्ड और प्लैटिनम में क्या डिफरेंस है। गोल्ड की फ़ीस है 11,999, प्लैटिनम की है 18,999। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे हरी लाइफ तो आपको इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको कुछ भी एडिशनल लग रहा है कि सर थोड़ा डिस्काउंट चाहिए आपकी वजह से, तो आप मुझसे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, टीम से बोल दीजिएगा कि मेरे से बात करवा दें। जितना हो सकेगा मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। तो आइए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हमारी सीरीज में ये क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बेसिकली क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है, लेकिन अब ये बीच में आ गया तो हम इसको भी कर लेते हैं। तो वह व्यक्ति जिसने भारत पर आक्रमण किया और भारत से सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूट कर ले गया, उस व्यक्ति का नाम था नादिर शाह। तो नादिर शाह, याद रखिएगा, एक ईरानी आक्रमणकारी था। और नादिर शाह की जो सबसे खास बात यह है कि इसे ईरानी नेपोलियन कहते हैं, ईरान का शासक था और इसी के द्वारा भारत पर हमला किया गया था। कब भारत पर इसने हमला किया था? 1739 में, 1739 में। और जब इसने भारत पर हमला किया 1739 में, तो ये भारत से 2 बड़ी नायाब चीज़ें ले गया, एक कोहिनूर हीरा और दूसरा मयूर सिंहासन। रुपया तो बहुत सारा ले गया, लेकिन कोहिनूर हीरा हुआ, मयूर सिंहासन हिंदुस्तान से ले गया था। तो ये पूछा जाता है। और इस समय भारत में किसका शासन था? मुगल सम्राट जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया था इसने, याद रखिएगा, करनाल के युद्ध में 1739 में, जिसमें रंगीला की हार होती है। तो ये नादिर शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, या भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना गया है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह व्यक्ति जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, भारत में ये वकालत की कि भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य शिक्षा सिखाई जाए, उसके लिए जिस व्यक्ति का नाम आता है उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के जो विचार थे वो भारतीयों के लिए थोड़े ठीक नहीं थे। हम ये कह सकते हैं कि वो विशेषकर ये करना चाहता था कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति उसको नष्ट करना चाहता था। उसका स्टेटमेंट था कि उसने कहा कि हम एक ऐसा वर्ग तैयार करेंगे जो केवल रंग और जन्म से भारतीय होंगे, यानी केवल रंग और जन्म से भारतीय होंगे, विचारों से अंग्रेज होंगे, पहनावे से अंग्रेज होंगे, मतलब हर तरीके से, व्यवहार से, पहनावे से, विचारों से वो अंग्रेज हों। इसके लिए ज़रूरी था कि भारत की शिक्षा पद्धति को नष्ट कर भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा पद्धति दी जाए। इसीलिए उसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि इसने अंग्रेजी एजुकेशन को 1835 में, इस समय इसने केवल सिफारिश लागू की थी, इसने रिक्वेस्ट की और इसकी सिफारिशों को 1835 में लागू कर दिया था तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा इसको जो है लागू कर दिया गया था। आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें जो मेन वर्ड है वो है संपत्ति के अपवहन, इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? और इसका जो सही आंसर है, देखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। और थ्योरी सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दी है उनका नाम दादा भाई नौरोजी है।
दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत में ये बताया कि किस तरीके से भारत की जो संपत्ति है वो बाहर ले जाई जा रही है, और इसे उन्होंने नाम दिया था अनिष्टों का अनिष्ट। क्या नाम दिया था? इसे उन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, और इसके लिए बाकायदा इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था, किताब में ये बताया था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक है, और उस बुक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, तो आप इसको याद रख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है धन के निष्कासन के सिद्धांत को दिया था। बाद में इस सिद्धांत का समर्थन किया था रमेश चंद्र दत्त ने, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय राजाओं द्वारा भारतीय जनता से कर लेना, सूर्य द्वारा भूमि से जल लेना है, और वह जल उसे वो वर्षा के रूप में वापस भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया? तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त किसके गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? तो बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट, जिसका ये दूसरा नाम जमींदारी व्यवस्था है, या इसे इस्तेमारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, याद रखिएगा, इसे 1790 में शुरू किया गया था, 1790 में प्रारंभ किया गया था, और 1793 में 1793 में, याद रखिएगा, इसे स्थायी बना दिया था। तो 1793 में इसे स्थायी बना दिया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनके द्वारा जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट, या जिसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, वो लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फाउंडर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन द नदर्न इंडिया, किसे माना जाता है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। मार्टिन वर्ड, थॉमस मुनरो, या कैप्टन रीड, या चार्ल्स ग्रांट? तो उत्तरी भारत में ये जो व्यवस्था है, याद रखिएगा, तो आप इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कैप्टन रीड और जो हमारे मुनरो साहब हैं, इनका संबंध रैयतवाड़ी से है, रैयतवाड़ी। तो ये रैयतवाड़ी तो दक्षिण भारत में थी, एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ आपको, और उत्तरी भारत में जो थी वो महालवाड़ी थी, और महालवाड़ी व्यवस्था के जो प्रवर्तक हैं, याद रखिएगा, अब ये भी नाम नहीं आता है क्योंकि इन व्यवस्थाओं से एक ही व्यक्ति का नाम, मार्टिन वर्ड इज़ द राइट आंसर। इसको जो याद रखिएगा, जो ये वाला प्लान है जिसका नाम महालवाड़ी है, इसे वर्ड योजना के नाम से भी जानते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मार्टिन वर्ड के द्वारा जो है व्यवस्था लागू की गई थी। हालांकि महालवाड़ी व्यवस्था का जो जनक है वो हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, लेकिन इसे लागू जिसने किया, इम्प्लीमेंट जिसने किया, वर्ड ने किया था, मार्टिन वर्ड ने, इसलिए इसे वर्ड प्लान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत का यह अर्थ है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, और इस थ्योरी को देने वाले शख्स का नाम वही है जिसने भारतीयों को भारत की शिक्षा पद्धति से दूर कर पश्चिमी शिक्षा के उसमें धकेला, और उस व्यक्ति का नाम था, उसका नाम क्या है? आइए पहले सिद्धांत दें। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इसका सही है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इस सिद्धांत को आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो हमेशा अच्छे से याद रखेगा। और सिद्धांत का मतलब क्या है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, जिसका मीनिंग ये होता है कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश था और सभी लोगों को शिक्षित कर पाना अंग्रेज़ों के लिए आसान नहीं था। इसीलिए उन्होंने ये थ्योरी दी। लॉर्ड मैकाले की है ये थ्योरी, वही आदमी जो नाम से भी काला है और मन से भी काला है, लॉर्ड मैकाले। इसने ये सिद्धांत दिया और सिद्धांत में उसने कहा कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जानी चाहिए, उच्च वर्ग से छन छन कर ये निम्न वर्ग तक आएगी। इसी थ्योरी को बोला गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है देखें। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक अभी अभी बता चुका हूँ, तो याद रखिएगा ये मैकाले साहब हैं, दोबारा आ गए हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये बहुत पूछा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं और ये मैग्ना कार्टा का क्या कनेक्शन है, तो आइए समझिए। देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा का अर्थ है कि वह कौन सा एक्ट, अधिनियम या कमीशन या आयोग था जिसके द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा को फैलाया गया भारत में। तो अंग्रेजी शिक्षा का एक बड़ा जो एक कदम था, और उसके लिए हम आंसर सिलेक्ट करते हैं वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच 1854 जो आया था, ये आया था, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय।
किसके समय आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय जब ये आया तो इसने एक बात कही। लॉर्ड डलहौजी के समय आया वुड डिस्पैच याद रखिएगा, चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। तो इसने एक बात कही, इसने कहा कि भारत में हमने प्राइमरी एजुकेशन पे तो फोकस कर लिया है, नहीं प्राइमरी एजुकेशन उस समय नहीं था, मतलब उस समय शुरुआती थी एक तरीके से। तो इन्होंने ये कहा कि हमें हायर एजुकेशन पर बल देना चाहिए, उच्च शिक्षा पर हमें ध्यान देना चाहिए। और उच्च शिक्षा के लिए भारत के 3 बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी खोलने की वकालत इसने की थी। एक शहर का नाम था कलकत्ता, एक शहर का नाम था मद्रास, और एक शहर का नाम था क्या? बम्बई। तो यहाँ पर इसने सिफारिश की कि यूनिवर्सिटी खोली जाए, और ये तीनों यूनिवर्सिटी लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर होनी चाहिए, उसके जैसी होनी चाहिए। और इसकी सिफारिश पर फाइनली 1857 में, याद रखिएगा, ये तीनों विश्वविद्यालय जो हैं खोले गए थे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। इसीलिए इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन आपको बताना है। भूदान आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था, आइए समझते हैं। भूदान आंदोलन जिस शख्स ने चलाया, जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सनैलिटी ने चलाया, उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में एक जगह थी पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट, पोचमपल्ली जिला, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जो जिला है, उस जिले से ये प्रारंभ हुआ था 1951 में। और यह क्या था भूदान आंदोलन? तो याद रखिएगा, भूदान आंदोलन का संबंध ये है कि आचार्य विनोबा भावे ने उन जमींदारों, राजाओं से जिनके पास अतिरिक्त ज़मीन थी, उनसे उस वर्ग के लिए ज़मीन मांगी थी दान में जिसके पास भूमि नहीं थी। ये बड़े पैमाने पे चला, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। तो भूदान आंदोलन चलाया था आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या पिंगली वेंकैया। तो राइट आंसर क्या है, किसने जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था? साथियों, इसका आंसर है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो थे ना, उनके द्वारा जो है भारतीय ध्वज का डिज़ाइन सबसे पहले बनाया गया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस प्रश्न का आंसर जो है बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इसका लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो अरविंद घोष जी हैं। अरविंद घोष जी ने, याद रखिएगा, एक आश्रम स्थापित किया था पांडिचेरी में, और इस आश्रम का नाम था ऑरोविले आश्रम। ऑरोविले आश्रम के संस्थापक कौन है? ऑरोविले आश्रम। ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी पांडिचेरी में, और इन्हीं के द्वारा, याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन नामक एक पुस्तक लिखी गई थी, लाइफ डिवाइन। इसके अलावा इनका किस्सा ये है कि अरविंद घोष के 2 समाचार पत्र भी हैं, एक का नाम कर्मयोगी है, कर्मयोगी, और एक कर्मयोगी, आप याद रखिए। इसके अलावा ये अलीपुर षड्यंत्र केस में फंस गए थे। जब अलीपुर षड्यंत्र केस में ये फंस गए तो इनका मुकदमा लड़ा था CR दास ने। CR दास ने इनके लिए बड़ी बड़ी दलीलें दी और इनको बचाया। तो बाद में इन्होंने कहा कि मुझे जेल में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, और संन्यास धारण करके इन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहते हैं? तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक 2 लोगों को कहते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, VG तिलक, GK गोखले, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। एज पर्सन जब भी पूछा जाए किसको कहा जाता है तो आपको बताना है भारतीय शांति का जनक। एक पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, उसमें ये दावा किया गया था। और इंडियन अनरेस्ट जो किताब लिखी थी वो लंदन टाइम्स के एक पत्रकार ने लिखी थी, जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल जब भारत आया था तो उसने ये कहा था कि भारत में 2 ऐसे ग्रुप थे या लोग थे। एक तो एज अ पर्सन उन्होंने कहा तिलक को, और याद रखिए भारतीय शांति का जनक यानी संस्था पूछी जाए तो आर्य समाज को उन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा था। कि इन दोनों के विचारों ने, आर्य समाज और तिलक के विचारों ने, भारत में अशांति फैलाई है, लोगों में अशांति फैलाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने पूना में अंग्रेज अधिकारी श्री रैंड पर हमला किया था। ये कौन था?
आपको बताना है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, ये प्लेग कमिश्नर थे, तो प्लेग समिति के प्रधान थे, प्लेग कमिश्नर थे। और ये बहुत बेकार आदमी था। ये क्या कर रहा था कि लोगों के घरों में जाता था, महिलाओं के साथ बदसलूकी करता था, क्योंकि ये जो इस समय पूरे महाराष्ट्र में खासकर पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी जो चूहों से फैलती है। तो इसीलिए चापेकर ब्रदर ने रैंड पर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। इस घटना को पूना प्रतिष्ठा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। पूना प्रतिष्ठा विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1897 1897। याद रखिए, बाद में चापेकर बंधुओं को जो है फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई थी, फांसी की सज़ा दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, इसमें एक और ख़ास बात थी कि जब इन चापेकर बंधुओं ने इसको मारा था रैंड को, तो इस घटना पर बाल गंगाधर तिलक ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये बिल्कुल वैसे ही है जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मारा था, वैसे ही इन लोगों ने प्लेग को मारा है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसे जब भी आप पढ़ें तो आप इनके फुल फॉर्म के आधार पर ये HSRA, तो HSRA पूछ रहे हैं। इसके संस्थापक में याद रखना है आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद इज़ द राइट आंसर। 1928 में HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। फिरोज शाह कोटला मैदान, तो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में की गई थी। और इसके भगत सिंह भी मेंबर थे, बहुत सभी क्रांतिकारी इसके मेंबर थे। इसका उद्देश्य था लाला लाजपत राय की हत्या का बदला, मतलब इनका पहला काम था। हालांकि इसका जो मेन उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। चलिए, मुजफ्फरपुर में जो बिहार में है, किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है, उसका एक जज था किंग्स फोर्ट, जो भारतीय क्रांतिकारियों को सजाएं देने के लिए कुख्यात था। इसे मारने के लिए अलीपुर में जो बम कारखाना बनाया गया था मणिकतला, वहाँ के क्रांतिकारियों ने इन पर बम फेंका। और याद रखिएगा वो बम कब फेंका था? 1908 में। तो ये कांड 1908 में हुआ था। और इसी केस में 2 लोगों को पकड़ा गया था। एक का नाम था खुदीराम बोस, जो भारतीय खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। और प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो प्रफुल्ल चाकी और इन दोनों ने मिलकर बम फेंका था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी को आत्महत्या कर ली गई थी और उन्होंने फांसी, किसको फांसी हो गई थी? याद रखिएगा, खुदीराम बोस को फांसी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? तो वो है हमारे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा राजद्रोह का आरोप लगाकर दी गई थी और उन्हें मांडले जेल में रखा गया था, जो है बर्मा, मांडले जेल। और ये कहाँ है? बर्मा यानी म्यांमार। और इसी जेल में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है गीता रहस्य, बहुत ही चर्चित पुस्तक है। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस आपको याद रखना है, काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में। देखिए, एक ट्रेन जा रही थी और ये ट्रेन जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ, लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। यहाँ पर एक स्टेशन था जिसका नाम था काकोरी, और ट्रेन जो जा रही थी उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन। तो इस ट्रेन को क्रांतिकारियों ने, जो कि HRA के मेंबर थे, HRA में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजन लाड़ी, इन्होंने क्या किया था? 9 अगस्त 1925 को इस ट्रेन को लूट लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड, या वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक नए शब्द का प्रयोग किया है, काकोरी ट्रेन एक्शन डे। तो काकोरी ट्रेन एक्शन डे कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हमारी ये जो सीरीज चल रही है, याद रखिएगा, आप लोग देखिए सीरीज को, देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं समझिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये सीरीज़ नहीं, हम कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डेफिनेटली मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।